हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? ठीक है। अब तो एडमिट कार्ड आ गया आप लोगों का कल ही। सब लोगों ने सेंटर देख लिया ना? होगा एक दिन पहले जा कर के विजिट कर लेना, एक दिन शाम सब लोग। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे इस चैप्टर में। हम लोग के कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसका हम लोग कुछ लेक्चर पहले कर चुके हैं, 4-5 लेक्चर कर चुके हैं। आज लेक्चर 6 है। छोटा छोटा लेक्चर हम लोग कर रहे हैं, 20 मिनट, 30 मिनट, 40-50 मिनट इस तरह का लेक्चर हुआ है। तो हम लोग 5 लेक्चर पहले कर चुके हैं और छठा आज करने वाले हैं। इससे पहले क्या क्या पढ़े हम लोग? फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं इंट्रो वाला पार्ट, है ना, 15-20 मिनट का उसमें है। इस चैप्टर का हार्मोन का डेफिनेशन पढ़े, उसमें कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड हैं ये सब पढ़े हैं उसमें। और फिर दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं हाइपोथैलेमस, तीसरे में पढ़ा है पिट्यूटरी, और तीसरे में पिट्यूटरी पढ़ा है ना, हाँ। चौथे में पढ़ा है पीनियल, उसके बाद थायराइड पढ़ा है। 5वें में पढ़ा है पैराथायराइड, थाइमस और एड्रिनल ग्लैंड स्टार्ट कर दिए थे। एड्रिनल मेडुला हम लोग वहाँ पढ़ चुके हैं। एड्रिनल मेडुला को हार्मोन पढ़ चुके हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। एड्रिनल का कॉर्टेक्स वाला पार्ट बच गया था कल के लेक्चर में, तो उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं, टारगेट हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स को हार्मोन करेंगे। और उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स के बाद क्या आएगा? पैनक्रियास करेंगे इस लेक्चर में। पैनक्रियास के बाद दोनों गोनैड्स करेंगे, टेस्टिस करेंगे, ओवरी करेंगे, और क्या करेंगे? और लास्ट का करेंगे जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, जैसे कि कुछ हार्ट के वॉल से होता है, हार्मोन सेक्रेट होता है। और लीवर का थोड़ा सा देख लेंगे, और इम्पॉर्टेंट किडनी के बारे में देखेंगे, और जीआईटी ये इंपॉर्टेंट है, ये सब भी कर लेंगे। मतलब सारा इंडोक्राइन ग्लैंड वाला जो पार्ट है वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिर इसके बाद एक छोटा सा लेक्चर लास्ट में आएगा इसके बाद वाला, और वो भी आज ही आएगा रात के 10 बजे तक, ठीक है। 10-11 बजे तक आएगा वो, ठीक है। तो वो कर लेंगे, तो ये चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उसमें लास्ट वाले लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन आ जाएगा, और कैटेगरी आ जाएगा कि कौन सा हार्मोन पेप्टाइड है, कौन सा आइडोथायरोनिन है, और कौन सा और क्या क्या होता है, कौन स्टेरॉयड हार्मोन है, कौन एमिनो एसिड डेरिवेटिव है, ये सब पढ़ेंगे। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कैसे काम करता है, तो फिर ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे आज, ठीक है। तो चलो इस लेक्चर को करते हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है 1 घंटा का होगा, थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा पोर्शन ले रहे हैं। फिर भी बहुत लंबा नहीं लेंगे, 1.5-2 घंटे का नहीं लेंगे, ठीक है। 1 घंटा के आसपास ये लेक्चर होना चाहिए। 1 घंटा हम लोग को कंसंट्रेशन से, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो। देखो यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड कंटिन्यूड है, क्यों? क्योंकि हम लोग मेडुला वाला पार्ट पढ़ चुके हैं, कॉर्टेक्स वाला पार्ट पढ़ना है। बहुत ही आसान है। देखिए इसमें क्या क्या है एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। ये तो लिखा है एड्रिनल ग्लैंड का 2 पार्ट, ये तो कल पढ़े थे ना कि कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, और ये भी पता है 75% होता है, ज्यादा होता है। और ये मेडुला वाला पार्ट में ये 25% है। यहाँ लिखा है डन, ये हम लोग कर चुके हैं कल के लेक्चर में, ठीक है। अब देखोगे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स का भी 3 पार्ट है आपस में, ठीक है। कॉर्टेक्स का, एड्रिनल कॉर्टेक्स का 3 पार्ट है। अब सुनो, 3 पार्ट है, तो कल जो हम लोग बनाए थे इस तरह का ग्लैंड, ऐसे बनाए थे, ऐसे 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 बनाए थे, समझने के लिए देखो, ठीक है। ये बीच में बताया था सेंटर वाला पार्ट मेडुला, और बाहर में है कॉर्टेक्स। अभी कॉर्टेक्स का भी 3 लेयर है। देखो, इसको मान लो लेयर नंबर 1, इसको मानो लेयर नंबर 2, और इसको मानो लेयर नंबर 3। 3 लेयर है कॉर्टेक्स का। तो आउटर टू इनर, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ याद रखना हमको GFR। क्या लिखना है? GFR। ये कॉर्टेक्स का जो 3 लेयर, कौन कौन सा बोलते हैं? जो पहला आउटर टू इनर बोल रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ। देखो एक क्वेश्चन हम देंगे, ठीक है, तो उसमें सीक्वेंस याद रखना कि कॉर्टेक्स में बाहर से अंदर की तरफ कौन कौन सा लेयर है, अंदर से बाहर की तरफ कौन है। हम बताते हैं आपको बाहर से अंदर की तरफ, आउटसाइड टू इनसाइड 3 लेयर है GFR। मतलब जोना, G से ग्लोमेरुलोसा, F से जोना फेसिकुलेटा, और R से रेटिकुलरिस। 3 लेयर है। लेयर बोलते हैं जोना, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस। समझ में आया? अब 3 क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स का भी 3 पार्ट है। अब देखो इसमें से सबसे ज्यादा पोर्शन जो बनाता है वो बीच वाला बनाता है, कौन? फेसिकुलाटा। लगभग ये 50%। टोटल एड्रिनल ग्लैंड को अगर 100% मानो तो 25% कहां चला गया? मेडुला में। 75% का बचा कॉर्टेक्स में। उस 75% में से 50% कौन ले लेता है? 75% जो हुआ उसका 50% कौन ले लेगा? फेसिकुलाटा ले लेगा, ठीक है। और 20% के आसपास कौन लेगा? 15% के आसपास ये लेगा ग्लोमेरुलोसा, और 7% के आसपास रेटिकुलरिस, ठीक है। तो इस तरह का पोर्शन होगा। अब सब क्या है? ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन है ये स्टेरॉयडल नेचर का होता है। कैसा? स्टेरॉयडल नेचर का।
इसीलिए कॉर्टेक्स को हार्मोन को बोलते हैं। देखो है किसका हार्मोन, कॉर्टेक्स का, किस नेचर का, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का लास्ट वाला कुछ वर्ड पकड़ो, वाइड, और कॉर्टेक्स तो कॉर्टिकॉइड्स। इसको हार्मोन को क्या बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स को हार्मोन को क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, अब अलग अलग लेयर है तो अलग अलग कॉर्टिकॉइड्स होगा। ठीक है, तो जो बाहर वाला लेयर है कौन सा, ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, इससे ग्लोमेरुलोसा बाहर वाला, फिर बीच वाला फेसिकुलाटा, फिर अंदर वाला रेटिकुलरिस। तो ग्लोमेरुलोसा जो है ये जो भी कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सेक्रीट करता है उसमें उसको हम लोग बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्यों, क्योंकि उसका फंक्शन, उसका एक्शन मिनरल से रिलेटेड है। मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करेगा, कुछ मिनरल को एब्जॉर्प्शन करेगा, कुछ का एक्सक्रीशन करेगा, वो देखेंगे। फिर दूसरा फेसिकुलाटा जो है, फेसिकुलाटा इसके जो हार्मोन है बीच वाले, इसके जो हार्मोन होते हैं बीच वाला लेयर, इसके हार्मोन जो कॉर्टिकॉइड्स बताया ना, चूंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है ना, और चूंकि ये नेचर होगा इसका स्टेरॉइडल होगा, स्टेरॉइड नेचर का होगा, इसलिए बोलेंगे कॉर्टिकॉइड्स। तो बीच वाला जो है यानी फेसिकुलाटा वाला जो लेयर है ये जो बनाएगा हार्मोन, इसको बोलेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्यों, क्योंकि इसका एक्शन है ग्लूकोज से कुछ रिलेटेड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर। किस पर, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर। ठीक है, और आगे चलते हैं रेटिकुलरिस। रेटिकुलरिस वाला जो लेयर है वो जो हार्मोन बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसका एक्शन होता है गोनैड्स पर। ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं गोनैडोकॉर्टिकॉइड्स या बोलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। समझ में आया, चलो देख लेते हैं एक बार। चलो देखो ये समझ में आया, एड्रिनल कॉर्टेक्स 75%, एड्रिनल मेडुला 25%, ये हो चुका है, डन कर चुके हैं। इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स का भी 3 पार्ट है। कौन कौन, देखो आउटर लगभग 15% बनाता है। ठीक है, क्या नाम है, आउटर वाले लेयर का नाम नहीं लिखा, अच्छा नाम नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूं। आउटर वाले का नाम क्या होगा बताओ, वहां लिखा है ग्लोमेरुलोसा है ना, तो यहां पर होगा जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, बीच वाले का क्या नाम हो जाएगा, बीच वाले का नाम हो जाएगा जोना GFR, फेसिकुलाटा, फेसिकुलाटा। ठीक है, और इनर वाले का क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, तीनों लेयर का नाम लिख दिया। चलो, तो जोना ग्लोमेरुलोसा कितना, ये आउटर है, बाहर वाला है लगभग 15%, फेसिकुलाटा मिडिल वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा 50%, और रेटिकुलरिस इनर वाला है 7% के आसपास। तो ये कितना हो गया, 50 और 15 65 हो गया, 65 और 7 72, और टोटल 75% होता है, अप्रॉक्स हो गया ना। चलो आगे चलते हैं, ग्लोमेरुलोसा। बताएं, ग्लोमेरुलोसा जो आउटर वाला है तो ये जो हार्मोन सेक्रेट करता है इसको बोलते हैं, बोले ना मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मिनरल से रिलेटेड है एक्शन। उसमें से जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, मेन वाला, उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। क्या नाम है, एल्डोस्टेरोन। समझ में आया क्या बोले, सब में एक ग्रुप होगा, ये क्या होगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, उसमें से मेन जो है उसका क्या नाम है, उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। उसी तरह दूसरा जोना फेसिकुलाटा मिडिल वाला पार्ट है, लगभग 50% बनाता है। ये जो हार्मोन बनाता है उस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में जो मेन कॉर्टिकॉइड्स है उसका नाम है कॉर्टिसोल। समझ में आया, अब आगे चलो, इसमें आओ, तीसरा वाला लेयर रेटिकुलरिस से जो बनेगा उस हार्मोन को बोलेंगे गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। क्या, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। समझ में आ रहा है, और या तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। समझ में आया, और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में तो सेक्स से रिलेटेड भाई, मेल में आओगे तो एंड्रोजन है ना, और फीमेल में जाओगे तो एस्ट्रोजन, इसीलिए यहाँ पर एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन। समझ गए, बोलो ठीक, इतना बात समझ में आ गया ना। अब चलो सबका काम देख लेते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में जो एल्डोस्टेरोन है इसका क्या काम है। ठीक है, और कहाँ काम है, तो इसका काम है, टारगेट ऑर्गन है इसका किडनी। टारगेट काम, इसका काम करना है किडनी। तो देखो किडनी है इसका टारगेट ऑर्गन, किडनी पे ये क्या करेगा। अब ये बात याद रखना, एनसीईआरटी, ये सब चीज एनसीईआरटी का पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी को डिकोड, एनसीईआरटी को तोड़ करके, ठीक है, उसका पॉइंट दिमाग में रहे। अब ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन सीधे आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देंगे हम ग्रुप में सॉल्व करने देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये पॉइंट वहीं से क्वेश्चन देंगे। सुनो ध्यान से, क्या बताया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, एक्शन कहाँ, किडनी पर, टारगेट ऑर्गन क्या, किडनी। क्या करेगा किडनी पर, देखो यहाँ स्टिमुलेट क्या क्या करेगा, ये कुछ चीजों को रीअब्सॉर्ब करेगा, मतलब यूरिन में बाहर जाने नहीं देगा, यूरिन से खींच लेगा, और कुछ चीज जो फालतू होगा उसको यूरिन में धकेल के निकाल देगा, यूरिन से बाहर निकाल देगा, यूरिन में डाल देगा। तो सुनो ध्यान से, ये जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, 2 का एब्जॉर्प्शन करता है, खींच के अपने अंदर रख लेता है ब्लड में, और 2 चीज को एक्सक्रीट कर लेता है, बाहर निकाल देता है। तो ध्यान से याद रखिए, क्या क्या, एब्जॉर्प्शन जो हमारे बॉडी के लिए फायदा है, क्या, सोडियम आयन, क्या, सोडियम आयन, और क्या, वाटर।
सोडियम आयन और वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, ये हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है। और चलो एक्सक्रीशन एक्सेस जो है पोटेशियम आयन और फॉस्फेट को एक्सक्रीट करता है, बाहर से निकालता है बॉडी यूरिन में। समझ में आया? किडनी में ही ना होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये सब होता है ट्यूबुलर सेक्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन यूरिन फॉर्मेशन में, पता है ना? याद रहा इसका? याद रहा कि नहीं? काम क्या है इसका? काम है स्टिमुलेट दो को निकाल देता है, दो को एब्जॉर्ब करके रखता है। एब्जॉर्ब करके किसको रखता है? सोडियम आयन को और वाटर को। यूरिन में एक्सीड किसको कर देता है? एक्सीड कर देता है पोटेशियम आयन और फॉस्फेट आयन। याद रहेगा ना? चलो ठीक है। अब चलो यार, जब इतना करेगा तो सोचो कि हमारे बॉडी के कौन से फंक्शन को रेगुलेट करेगा? ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये कर क्या रहा है सर? ये कर रहा है वाटर को गेन करके रख रहा है। ये सर क्या कर रहा है? सोडियम को गेन करके रख रहा है। और ये क्या कर रहा है सर? पोटेशियम को निकाल रहा है। सोडियम पोटेशियम ये सब क्या है? ये सब सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका मतलब हुआ इसका रोल होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में। हमारे बॉडी में किसमें होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है। और सोचो क्या कर रहा है? वाटर को खींच रहा है। इसका मतलब बॉडी में है ना, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, वाटर को खींच के रखेगा तो हमारे बॉडी में फ्लूइड मेंटेन रहेगा, लेकिन नहीं, वाटर का रिएब्जॉर्प्शन कर रहा है तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन करके रख रहा है। और देखो जब इलेक्ट्रोलाइट आता है सॉल्यूशन में तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। अब कौन से चैप्टर में? सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, ठीक है, उसमें पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई इक्वल टू CRT, है ना? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई सी कंसंट्रेशन, आर गैस कांस्टेंट, समझ में आया? तो इसका मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कंसंट्रेशन से रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन। तो ये इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर रहा है, सोडियम ले रहा है, पोटेशियम निकाल रहा है, ये सबको बैलेंस कर रहा है। ये सबको जब बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर रहा है, तो उससे ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमारे बॉडी में जो भी फ्लूइड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। और देखो क्या कर रहा है? वाटर को मेंटेन कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन कर रहा है। इसी से तो हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। तो ये बीपी को भी मेंटेन करेगा, बीपी को भी रेगुलेट करेगा। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? कैसे याद रखोगे चार चीज? फिर से सुनो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 2 मिनट में जल्दी से। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड का 2 पार्ट, कॉर्टेक्स, मेडुला। कॉर्टेक्स 25%, मेडुला 25%। मेडुला पढ़ लिया है पहले लेक्चर में, कॉर्टेक्स इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं। कॉर्टेक्स का 3 पार्ट है, जोना, ग्लोमेरुलस, आउटर टू इनर, बाहर से अंदर की तरफ, जोना, ग्लोमेरुलस, जोना, फेसिकुलाटा, जोना, रेटिकुलेटिस। समझ में आया? फेसिकुलाटा जो है वो बाहर वाला है, उससे जो हार्मोन और सब तीनों पार्ट से अलग अलग हार्मोन बनेगा। हार्मोन्स बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। क्यों? क्योंकि बनता है कॉर्टेक्स से और नेचर है स्टेरॉइड्स, इसीलिए बोला कॉर्टिकॉइड्स। चलो अब जो बनेगा जोना, इससे ग्लोमेरुलोसा से, उससे जो बनने वाला है कॉर्टिकॉइड्स, उसको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब इसका एक्शन क्या होगा? इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? किडनी से ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अच्छा एक चीज भूल गया, मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का क्या नाम है? मेन वाला एल्डोस्टेरोन। समझ में आया? एल्डोस्टेरोन का एक्शन कहाँ होगा? टारगेट ऑर्गन है किडनी पर एक्शन होगा। किडनी से क्या करवाएगा? किडनी पर जो रीनल ट्यूब्यूल्स होता है वो सबसे 2 चीज एब्जॉर्ब करवाएगा, 2 चीज एक्सीड करवाएगा। एब्जॉर्ब जो करवाएगा 2 चीज, वो क्या है जल्दी बता दो? 2 चीज एब्जॉर्ब करवाने वाला है सोडियम और वाटर, सोडियम आयन और वाटर। एक्सीड जो कराएगा क्या है? पोटेशियम आयन और बता दो फॉस्फेट आयन। समझ में आया? इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट वाटर के बैलेंस में हेल्प कर रहा है। अब इसका देखते हैं कि एक्शन फंक्शन क्या होना चाहिए। तो ये हमारे बॉडी में क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करेगा। दूसरा बात ये क्या करेगा? ये वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करेगा। हमारे बॉडी में कितना फ्लूइड रहना चाहिए, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट देख रहा है सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट ये सबसे कंसंट्रेशन से ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी रेगुलेट करेगा। और चौथा, यही सब चीज से तुम्हारा बीपी है ना, कितना वाटर हमारे बॉडी में है, कितना इलेक्ट्रोलाइट है, उसी से हमारा ब्लड प्रेशर डिसाइड होता है। तो हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स खत्म हुआ? यस। तो चलो देखो यहाँ तक पढ़ लिया ना। स्टिमुलेट 2 चीज का एब्जॉर्प्शन करा रहा था, सोडियम और वाटर का, 2 का एक्सक्रीशन करा रहा था, पोटेशियम और फॉस्फेट का, ठीक है। अब चलो देखो यार इसका फंक्शन सब एनसीईआरटी का लाइन है जो कि आपको यहाँ पर लिखा गया और समझाया गया। हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ, हेल्प इन मेंटेनेंस, क्या मेंटेन करके रखता है? देखो इलेक्ट्रोलाइट का मेंटेनेंस। दूसरा देखो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम का, हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है। चलो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है, बताया अभी, प्रेशर मेंटेन करके रखता है, बोले ना ब्लड प्रेशर मेंटेन, बीपी मेंटेन करके रखता है, बस खत्म हो गया, इतने से याद रखना। चलो अब दूसरा आएगा कौन? अब दूसरा आएगा जोना फेसिकुलाटा, ठीक है। ये जो भी हार्मोन बनाता है, जो भी कॉर्टिकॉइड्स बनाता है उसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। इसमें मेन वाला जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है उसका नाम है कॉर्टिसोल, ठीक है। चलो ये थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको अगले ये पूरा कर लेते हैं, तो अगले इसको मिटा करके नेक्स्ट पर करेंगे। अब छोटा वाला सा जो है ये देख लो, ये वाला गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स एकदम छोटा सा, इसको यहीं पे पढ़ के खत्म कर देते हैं। जब इसमें है एस्ट्रोजन और आएगा एंड्रोजन, ठीक है। अब सुनो यार, हम लोग जानते हैं कि एस्ट्रोजन फीमेल में बनता है ओवरी से, ठीक है, ओवरी में बनता है।
लेकिन अभी हम लोग एड्रिनल ग्लैंड पढ़ रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स में भी कुछ पार्ट है जो कि सेक्स हार्मोन से रिलेटेड हार्मोन बनाता है। मतलब थोड़ा अमाउंट में, कम अमाउंट में एस्ट्रोजन और एंड्रोजन कहाँ से बन रहा है? एड्रिनल ग्लैंड से बन रहा है। समझ में आया? मतलब ये एंड्रोजन, अब बताओ एड्रिनल ग्लैंड मेल में होता है कि फीमेल में? बता दो जल्दी से। एड्रिनल ग्लैंड मेल में होता है फीमेल में? अरे सेक्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? ये सब में होता है, मेल फीमेल दोनों में, किडनी सब में होता है ना, किडनी के ऊपर ग्लैंड सब में होता है, ठीक है? तो चलो अब देखो, इसका मतलब है एंड्रोजन, कुछ एंड्रोजन फीमेल में भी बनेगा। एंड्रोजन तो मेल सेक्स हार्मोन है कि नहीं? कुछ एस्ट्रोजन मेल में भी बनेगा जो कि ये फीमेल का हार्मोन है। कैसे? ये बन रहा है एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उससे, ठीक है? अब ये सब का जानते हैं ना, एस्ट्रोजन एंड्रोजन का तो फंक्शन हम लोग जानते हैं। एस्ट्रोजन का क्या काम है, एंड्रोजन ये सब क्या करता है, ये सब देखो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? एस्ट्रोजन ये सब के बारे में लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, है ना? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्यूबर्टी के सामने जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं, है ना, जो भी चेंजेस होते हैं वो सब कराता है। अभी याद रखिएगा एनसीईआरटी क्या क्या लिखा है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? हेयर का ना, कहाँ फेशियल हेयर, और कहाँ फेशियल के बाद प्यूबिक हेयर, प्यूबिक रीजन में, केराटिन रीजन में प्यूबिक हेयर, और एक्सियल हेयर। एक्सियल हेयर जानते हैं क्या होता है? ये टर्म आप लोग जानते हैं? एक टर्म में लिखा हूं AXILL, एक्सिला। एक्सिला, एक्सिला किसको कहते हैं आप लोग जानते हो? जल्दी बता दो, जानते हो? जानते हो तो बताओ, कमेंट करो। चलो एक्सिला, एक्सिला जो है हम लोग बोलते हैं आर्मपिट को, ARMPIT, आर्मपिट। अब देखो आर्मपिट में प्यूबर्टी से पहले तो हेयर नहीं होता है ना? नहीं होता है। अब ये क्या हुआ? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हुआ, और आर्मपिट उसी हेयर को बोलते हैं। एक्सिला से टर्म बना एक्सियल, एक्सियल हेयर, ठीक है? आर्मपिट में हेयर का आना, ठीक है? ये क्या बात? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, उसको कौन कंट्रोल करता है? तो यही सब कंट्रोल करता है, कौन? गोनेडोकॉर्टिकॉइड। कौन सा? फेशियल हेयर, फेशियल हेयर मतलब बियर्ड, मुस्टैच, ठीक है? दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है? फेशियल हेयर हो गया। प्यूबिक हेयर है ना, जेनाइटल रीजन में हेयर आना, और क्या? और एक्सियल हेयर। ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सब कर रहा है जोनल रेटिकुलेटस से जो हार्मोन होता है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है? चलो देखो यही लिखा है, लिखा है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सच एज ग्रोथ ऑफ, देखो एक्सियल हेयर, ये क्या लिखा? प्यूबिक हेयर, ये क्या लिखा? फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। समझ में आया? समझ में आ गया? आगे बढ़े? चलो ठीक, इसको मिटाते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करना है नोट करिए। चलो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए ठीक है, अब क्या कर लेंगे हम लोग? अभी बच गया हम लोगों का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बच गया है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। बता दो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड था? बोलो। कॉर्टिसोल था ना? अब चलो देखो बता देता हूँ यार, देखो ये वाला जो पोर्शन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वाला, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी होता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, और ये इंपॉर्टेंट भी, यहाँ से खूब क्वेश्चन आता है, ठीक है? हर एक पॉइंट जितना लिखे हैं सब एनसीईआरटी का पॉइंट है, हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अभी दिमाग में अभी रट लीजिए मेरे साथ ही, दिमाग में एकदम समझा लीजिए, रट्टाफिकेशन तो नहीं, समझा लीजिएगा तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। चलो ठीक है, देखो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है तो इन्वॉल्व इन डैश मेटाबॉलिज्म। अब सोचो तो बताओ तो कौन सा मेटाबॉलिज्म? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोज से रिलेटेड। यहाँ पर क्या टर्म भरना चाहिए? किसके मेटाबॉलिज्म में? तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास बायोमॉलिक्यूल में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट। क्या होना चाहिए बोलो तो? इन्वॉल्व इन डैश मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से ग्लूकोज क्या होना चाहिए? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है तो होगा इन्वॉल्व इन, बोलो इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। समझ में आ गया? चलो आगे लिखा है स्टिमुलेट्स डैश डैश एंड डैश।
अब देखो ये क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मतलब ग्लूकोज का लेवल इसको बढ़ाना है। क्या करना है, ग्लूकोज का लेवल इसको बढ़ाना है। अब सोचो ये कैसे बढ़ा सकता है, बताओ कैसे बढ़ाएगा। 3 ऑप्शन है आपके पास, डैश डैश और डैश। क्या करेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के लिए किसको तोड़ेगा और क्या चीज नया बनाएगा, ठीक है। वो कुछ प्रोसेस आप तीन बताया था ना पिछले दिन, पिछले क्लास में बताया था क्या क्या होता था, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस, 3 होता है। बताइए यहाँ पर क्या चीज भराइएगा स्टिमुलेट, आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से ग्लूकोज बढ़ाना है, क्या कीजिएगा बताओ, 10 सेकंड का समय, जल्दी बता दीजिए। बताओ जल्दी से। स्टिमुलेट्स तो क्या करेगा, इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज बढ़ाना है, या क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या करेगा, यहाँ पर लिखेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब तुम बता दो यार, ग्लूकोनियोजेनेसिस एकदम रटना नहीं पड़ेगा, बात सुनिएगा तो बता दीजिए आप कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। पिछले लेक्चर में लास्ट में बताया, व्हाट इज ग्लूको, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके नाम में सर, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नए सोर्स से, जेनेसिस मतलब बनाना, नया सोर्स से ग्लूकोज बनाएंगे। नया सोर्स मतलब कार्बोहाइड्रेट से, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो किससे, लिपिड और प्रोटीन से। अब हमारे हम लोग खाना खाते हैं तो लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट सब है। हमको करना है क्या, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसको ग्लूकोज बनाना है, नया सोर्स से बनाना है, ये करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब जब ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा तो ये किससे बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट से तो बनाएगा नहीं, किससे, फैट और प्रोटीन से। तो फैट को तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, इसीलिए फैट को तोड़ेगा तो लाइपोलाइसिस, ठीक है। फैट को तोड़ेगा तो प्रोटीन को तोड़ेगा तो प्रोटियोलाइसिस। अब सोचो इस तरह याद रखोगे तो आपको रटना पड़ेगा नहीं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से ग्लूकोज तो बनाना है, नया सोर्स से बनाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फैट और प्रोटीन से बनाना, फैट को तोड़ेगा तो लाइपोलिसिस करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा तो प्रोटियोलिसिस करेगा। तो इसीलिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये क्या लिखिए, लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस। चलो इनहिबिट, अब सोचो यार, सुनना ध्यान से, इनहिबिट सेलुलर, ओके, इनहिबिट सेलुलर अपटेक ऑफ डैश, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन और, हाँ ठीक है। देखो ये क्या करता है, अब सोचो कि इसने क्या किया, प्रोटियोलिसिस क्या, तो प्रोटीन तोड़े ना, प्रोटीन तोड़े तो क्या बनेगा, प्रोटीन को तोड़ने से क्या बनेगा, एमिनो एसिड बनेगा कि नहीं, प्रोटीन टूटता है तो एमिनो एसिड बनेगा। अब एमिनो एसिड तोड़ के बनाए, तो सेल को क्या बोलोगे कि जाओ ऑक्सीडेशन करो, रेस्पिरेशन करा के उसको यूज कर लो, एमिनो एसिड ये करने बोलोगे। तुमने एमिनो एसिड क्यों बनाया है बताओ, तुमने एमिनो एसिड इसलिए बनाया है कि उसका यूज करके हम ग्लूकोज बना सकें, समझ में आया। तो सेल को बोलेगा तुमको यूज नहीं करना एमिनो एसिड को, एमिनो एसिड के यूज को रोक देगा। इसीलिए ये लाइन में क्या बनाएगा, इनहिबिट्स सेलुलर अपटेक, सेल को लेने नहीं बोलेगा, एंड यूटिलाइजेशन, सेल को लेने नहीं बोलेगा, सेल को यूज नहीं करने बोलेगा किसको, ऑफ एमिनो एसिड्स, समझ में आया। लाइपोलाइसिस से एमिनो एसिड बनेगा ना, सॉरी लाइपोलाइसिस नहीं, प्रोटियोलिसिस से एमिनो एसिड बनेगा ना। तो प्रोटियोलिसिस से एमिनो एसिड बोलेगा तो बोलेगा उसको यूज नहीं करना, क्या, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस करना है, नया सोर्स से ग्लूकोज बनाना है, तो इससे बनाएगा, इसीलिए उसका अपटेक और यूटिलाइजेशन रुकेगा, इसलिए यहाँ लिखा है इनहिबिट। अब चलो, इन्वॉल्व इन द मेंटेनिंग द फंक्शन ऑफ डैश एंड डैश, किसके फंक्शन को मेंटेन करेगा, चलो इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 सिस्टम है हमारे बॉडी में जिसको कि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से कॉर्टिसोल मेंटेन करता है। 2 सिस्टम है, कौन सा, एक तो है किडनी, ठीक है, याद रखना आपको, एक है किडनी के फंक्शन को भी मेंटेन करता है, याद रखना आपको किडनी, और दूसरा है सीवीएस, जानते हैं ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल वाला। तो ये क्या है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, क्या ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये याद रखना है, सब बात इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का लाइन है, हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है। चलो अब देखो, अब ये 3 पॉइंट जो लिखे हैं ये एकदम क्वेश्चन है, एकदम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रोड्यूसेस डैश रिएक्शन, ये कैसा रिएक्शन करता है, तो देखो जनरली सुन ध्यान से, ये कॉर्टिसोल जो है ये हमारे इम्यून रिस्पांस को सप्रेस करता है। इम्यून रिस्पांस का मतलब क्या हुआ, देखो बाहर से कुछ अगर क्या होता है कि
जो हमारे बॉडी का चीज़ नहीं, नॉर्मल चीज़ है, चोट लग जाता है, कुछ और हो जाता है तो वहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन। इंजरी कोई हो जाता है तो इंजरी के रिस्पॉन्स में हमारा बॉडी प्रोटेक्टिव मेजर करता है, इन्फ्लामेशन उसको बोलते हैं, स्वेलिंग हो जाएगा, इन्फ्लामेशन बोलते हैं उसको। अब इन्फ्लामेशन ये नहीं होने देगा तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बोलता है सप्रेस हो जाओ। अब समझो, दिमाग को समझाओ कि बाहर से कोई इंजरी हो गया तो हमारा शरीर क्या करता है, इंजरी से बचने के लिए हमारे बॉडी के पास एक प्रोटेक्टिव मेजर है जिसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन होने से होता है कोई चीज़ पहले स्वेल कर जाता है, वहाँ पर ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने लगता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों ये सब होता है? टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है? टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कोई बैक्टीरिया का अटैक नहीं होगा, हाई टेम्परेचर पे जानते हैं ना, माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाए। तो सबसे पहले समझो कि इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव मेजर है, ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम करता है वो। लेकिन ये क्या करता है? ये इम्यून सिस्टम को ही दबा देगा। समझ में आया? तो कॉर्टिसोल क्या करता है? इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करेगा तो बताओ इन्फ्लामेशन होने देगा कि इन्फ्लामेशन को रोक देगा? इन्फ्लामेशन को नहीं होने देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए यहाँ पर लिखा है प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, सप्रेस डैश रिस्पॉन्स। किसको सप्रेस कर देता है? इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा, ठीक है। चलो आगे, स्टिमुलेट डैश प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या चीज का प्रोडक्शन ये बढ़ाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, आरबीसी। आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाता है, रेड ब्लड सेल का ब्लड बनवाता है, ठीक है, ब्लड प्रोडक्शन में, और आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। और बता दो, एक से पहले जो हार्मोन पराज में जो आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, जानते हो? जल्दी बोलो, जानते हो क्या? थायराइड हार्मोन में पढ़ा है, थायराइड हार्मोन में बोला था, आरबीसी प्रोडक्शन में नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी 3-4 हार्मोन पूरे चैप्टर पढ़ते पढ़ते 3-4 हार्मोन आ जाएगा जो कि ब्लड का फॉर्मेशन कराएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब जल्दी से जल्दी से इसका एनसीईआरटी में सिर्फ एक डिसऑर्डर है, बस हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। डिसऑर्डर एड्रिनल ग्लैंड का डिसऑर्डर है, एक ही है जो एनसीईआरटी डिस्कस करता है, हम लोग भी एक ही करेंगे। चलो, एक डिसऑर्डर का नाम है, तो यहां पर लिखते हैं हम लोग डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। चलो, डिसऑर्डर का नाम पहला हम लोग पढ़ेंगे, क्या है? एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ। एडिसन डिजीज क्या है? तो देखो सिंपल सा है, ये होता किस वजह? सबसे पहले हाइपोसेक्रेशन है कि हाइपर सेक्रेशन है? ये बीमारी कम सेक्रेशन होने से होता है कि ज्यादा सेक्रेशन होने से होता है? तो सुनो, तो ये है ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन, ठीक है, ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन आता है, ठीक है, उसका अंडर प्रोडक्शन मतलब कम प्रोडक्शन होता है, यानी हाइपोसेक्रेशन वाला ये डिजीज अंडर प्रोडक्शन की वजह से होता है। अब तुम ये बता दो यार, मेनली बता दो कॉर्टेक्स में सबसे ज्यादा कौन था? 75% 50% कौन था? जीएफआर, फेसिकुलाटा था। फेसिकुलाटा से कौन सा हार्मोन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा डिक्रीज प्रोडक्शन या सेक्रेशन, लिखो डिक्रीज सेक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। समझ में आया? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब बताओ ये क्या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में करता था? इसका काम क्या था? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो क्या हो जाएगा? तो इसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा। तो अल्टर्ड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देगा। समझ में आया? अब सोचो यार, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को चेंज कर दिया, मतलब इसका क्या मतलब? ग्लूकोज बढ़ाता था ना, कैसे? ग्लूकोज नियोजेनेसिस, नया सोर्स से बनाता था। क्या करता था? प्रोटियोलिसिस, लाइपोलिसिस, एमिनो एसिड को भी यूज नहीं करने देता था सेल को, ये सब करता था। तो क्या हुआ? अब क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो जाएगा, तो ग्लूकोज नहीं बनेगा।
अब बताओ इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोगों के लिए क्या होता है, हम लोग को फटाफट एनर्जी तो ग्लूकोज ही बनता है। अब ग्लूकोज से बनने में ये गड़बड़ कर रहा है, अल्टर कर रहा है, तो ग्लूकोज नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, तो फटाक से वीकनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसीलिए हो जाएगा एक्यूट वीकनेस। क्या हो जाएगा, एक्यूट मतलब होता है इंस्टेंट, तुरंत, एक्यूट वीकनेस, एक्यूट वीकनेस हो जाएगा। ठीक है, क्यों, ग्लूकोज नहीं है बॉडी में। ठीक है, और क्या हो जाएगा, कोई भी काम करने जाओगे तुरंत थक जाओगे तो फटीग बोलते हैं, एक्यूट वीकनेस एंड फटीग, FATIGU, फटीग। समझ में आया, यही एक डिजीज है जो कि बोलते हैं एडिशन डिजीज। तो एडिशन डिजीज पूछा जाएगा सबसे पहले, एडिशन डिजीज किस वजह से होता है, तो बोलना अंडर प्रोडक्शन किसका, थायराइड हार्मोन नहीं भाई, एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स या मेडुला कॉर्टेक्स हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मेन हार्मोन क्या है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल। तो इतना बात हो गया। ये अंडर प्रोडक्शन हो जाता है, उससे क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेनली क्या, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्यूट वीकनेस हो जाएगा और फटीग हो जाएगा। समझ में आया, तो ये हो गया एक। अब एक थोड़ा एनसीईआरटी में नहीं है, खाली एक टर्म लिख देते हैं, एड्रिनल विरिलिस, ADRENAL, एड्रिनल विरिलिस, VIRILIS, एड्रिनल विरिलिस। ये क्या होता है, देखिए हम लोग जानते हैं ये किसका है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स का है, ये किसका है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स का, एड्रिनल विरिलिस। इसमें होता है क्या, हम लोग गोनेडोकॉर्टिकॉइड में पढ़े थे ना कि वो एस्ट्रोजन भी बनाता है और एंड्रोजन भी बनाता है। तो देखिए ये वो केस है, ये है हाइपर सेक्रेशन वाला केस। कौन सा, हाइपर सेक्रेशन, हाइपर सेक्रेशन, ज्यादा सेक्रेशन हो जाएगा। देखिए वो कंडीशन है, इसमें होता क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल। देखो क्या हो जाता है, जब हाइपर सेक्रेशन होता है किसका, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स का, किसका, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स का। ठीक है, जब गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स का हाइपर सेक्रेशन हो जाता है तो क्या हो जाएगा, उसमें एक कोई फीमेल है, सोचो कोई एक फीमेल है, उसमें क्या हुआ, हाइपर सेक्रेशन हो रहा है गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, तो उसमें क्या बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन भी बढ़ जाएगा और एंड्रोजन भी बढ़ जाएगा। तो एस्ट्रोजन तो फीमेल में बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत तो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि फीमेल में तो एस्ट्रोजन होना ही चाहिए। लेकिन उस फीमेल में एंड्रोजन अगर बढ़ गया, क्यों, क्योंकि गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स तो दोनों बनाता है, फीमेल में एंड्रोजन बढ़ जाएगा तो फीमेल में मेल वाला कैरेक्टर नहीं आ जाएगा, फीमेल को क्या होने लगेगा, फीमेल को बियर्ड होने लगेगा, फीमेल को मुस्टैच होने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला कि मेल वाला जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो फीमेल में, और मेल में क्या होता है, लो पिच साउंड होता है, लो पिच वॉइस होता है, और वो फीमेल में होने लगा। ये लिखा है डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल इज नोन एज एड्रिनल विरिलिस। किसकी वजह से, एड्रिनल कॉर्टेक्स की वजह से, हाइपर सेक्रेशन की वजह से। एड्रिनल कॉर्टेक्स में कौन सा, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से। समझ में आया, रेटिकुलरिस वाला लेयर, समझ में आ रहा है। तो चलो पढ़ लिया हम लोगों ने, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ लिया, एड्रिनल कॉर्टेक्स खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पैनक्रियास। तो पैनक्रियास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं पैनक्रियास। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड हम लोग पढ़ लिए, कॉर्टेक्स कंप्लीट हो गया, पैनक्रियास स्टार्ट करेंगे। तो देखो पैनक्रियास के बारे में सबसे पहला लाइन ही क्वेश्चन है, कंप्राइजेस बोथ। पैनक्रियास ऐसा ग्लैंड है जिसमें दोनों पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट भी और इंडोक्राइन पार्ट भी। एक्सोक्राइन पार्ट किसको बोलते हैं, ग्लैंड किसको बोलते हैं, जिसके पास डक्ट होता है। इंडोक्राइन जिसको बोलते हैं जिसमें डक्ट नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर कंप्राइजेस बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, चलो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कंपोजिट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं, या और क्या बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। समझ में आया, तो पूछा जाएगा कौन कंपोजिट ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन मतलब जिसमें दोनों पार्ट होता है, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन दोनों, तो उसको बोलेंगे पैनक्रियास का एग्जांपल में। ठीक है, आगे चलो। इंडोक्राइन वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, तो इंडोक्राइन वाला जो पार्ट है, इंडोक्राइन पार्ट इज नोन एज, इसको बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट, ISLET, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो देखो
क्या लिखा है, इन नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज, हम लोग का जो नॉर्मल पैनक्रियाज जो ह्यूमन में, उसमें कितना लैंगरहैंस होते हैं, कितना आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है। तो इसमें नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज में 1 से 2 मिलियन, 1 to 2 मिलियन, बताया ना, मिलियन मतलब होता है 10 लाख, मतलब कि 10 से 20 लाख आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, ठीक है, इतना है। ये इंडोक्राइन पार्ट हुआ। तो पूरे पैनक्रियाज का ये कितना परसेंट हुआ, तो 1 से 2 मिलियन हुआ, तो सिर्फ 1 से 2% बनाता है पूरे पैनक्रियाज का। इसका मतलब पूरे पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन पार्ट बहुत ज्यादा है, इंडोक्राइन वाला पार्ट कम है, ठीक है। सिर्फ 1 से 2 मिलियन है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, और वो सिर्फ बनाता है 1 to 2% ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू। पैनक्रियाटिक टिश्यू का सिर्फ 1 से 2% बनाता है। समझ में आ गया इतना बात। पैनक्रियाज क्या बोला, दोनों पार्ट है, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन। सेल क्या बोला, कंपोजिट ग्लैंड बोला या हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोला, ठीक है। इंडोक्राइन वाले पार्ट का नाम क्या है, इंडोक्राइन वाले पार्ट का नाम है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। कितना नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज में कितना होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, 1 से 2 मिलियन होता है, ठीक है। और 1 से 2 मिलियन जो हुआ सिर्फ पूरे पैनक्रियाज का कितना परसेंट हुआ, 1 से 2% हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलो सुनो और समझो यार ध्यान से, क्या समझ रहा हूँ। ये हम पैनक्रियाज को समझने के लिए पैनक्रियाज का हिस्टोलॉजी है, जैसे थायराइड वाले में देखे थे ना, थायराइड को काट करके कौन कौन सा सेल है, उसी तरह पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में देखते हैं कि कौन कौन सा सेल है। ध्यान से देखना, तब आगे बात समझ में आएगी। ये हम लिए पूरे पैनक्रियाज का टेस्ट होती है। पूरा पैनक्रियाज क्या है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, तो कुछ एक्सोक्राइन पार्ट भी होगा, कुछ इंडोक्राइन भी पार्ट होगा कि नहीं, बोलो। तो देखो ध्यान से, ये पूरा ये जो दिख रहा है, ये वाला जो बाहर दिख रहा है इस तरह का, ये है एसिनर सेल। क्या है, एसिनर सेल, एसिनस या एसिनर सेल, देखो लिखे होगा, क्या लिखा है, एसिनस लिखा है, इसी को एसिनर सेल। और ये एक्सोक्राइन वाला पार्ट है, क्या है, एक्सोक्राइन वाला पार्ट। एक्सोक्राइन वाला पार्ट तो एंजाइम बनाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, जानते हो ना, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। चलो आगे, तो हमको यहाँ उससे मतलब नहीं है, हमको तो इंडोक्राइन वाले पार्ट से मतलब है। तो ये जो पूरा है, ये ऐसे पिंक वाला जो भी रेड वाला कलर है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, देख रहे हो, ये इंडोक्राइन वाला पार्ट, ठीक है। और ये सब ऐसे बनाया है, देखो जब एक्सोक्राइन पार्ट होगा तो उसके पास डक्ट होता है ना एंजाइम को ले जाने के लिए, इसलिए ये बनाया है डक्ट्स, लिखा है डक्ट्स, ये सब जो दिखा है डक्ट दिखा है, ठीक है। कोई भी पार्ट है, कोई भी ग्लैंड में ब्लड सप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर ये दिखाया कि ब्लड वेसल, ऐसे बना दिया ब्लड वेसल समझने के लिए, ठीक है। अब हम मेरा फोकस होगा इंडोक्राइन वाले पार्ट यानी इस पर, जो कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है। अब ध्यान से सुनना, इसमें 2 मेजर तरीके के सेल होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट तरीके के सेल होते हैं। देखो एक मैंने बनाया है यहाँ पर, ये सेल बनाया है, इसमें बहुत सारा ऐसे रेड एकदम डार्क जैसा दे दिया है, और एक सेल बनाया इसमें से ऐसे एक लाइन से ऐसे बनाया है, देख लो ये 2 तरीके का सेल है, ठीक है। समझ में आया, 2 तरह का सेल है। एक को बोलते हैं अल्फा सेल, ठीक है, ये वाला, ये है अल्फा सेल, और दूसरा है ये वाला है बीटा सेल, देख रहे हो, ये बीटा सेल, अल्फा सेल और बीटा सेल है। मेनली इसमें 2 ही तरीके के सेल हैं जो मेजरली है, और इसे टोटल देखेंगे तो 4 तरीके के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, अल्फा बीटा के बाद गामा बोलोगे, नहीं गामा सेल नहीं होता है, डेल्टा सेल होता है, ठीक है, और पीपी सेल होता है। पीपी मतलब पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड बनाने वाला सेल, ठीक है। तो 4 तरीके से, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल। अब चारों सेल देखेंगे, उसका देखेंगे कौन सा हार्मोन बनाता है, उसका देखेंगे टारगेट ऑर्गन कहाँ है, मतलब वो किस पर काम करता है। तो चलो इसको इतना समझ लें, इसको अब मिटाते हैं हम लोग, और हम लोग आते हैं कि कौन कौन से सेल हैं और कौन कौन सा उसका हार्मोन है और उसका एक्शन कहाँ पर है, टारगेट ऑर्गन कहाँ है। समझ में आया? तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है लोग, फिर मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे अब, सेल्स, उसका हार्मोन्स और उसका टारगेट ऑर्गन। चलो तो कौन कौन सा सेल्स है, यहां पर सेल्स लिख देते हैं, कौन कौन सा सेल्स है। सेल्स कहां पर है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में, और उसका हार्मोन और उस किस पर एक्शन करेगा, तो टारगेट ऑर्गन। चलो पहला सेल क्या लो, पहला सेल लेते हैं अल्फा सेल। अल्फा सेल से जो हार्मोन बनता है उसका नाम है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन याद रहेगा ना, ग्लूकागोन। और इसका जो टारगेट ऑर्गन है कहाँ है, वहां पर काम करेगा, बस 2 ही पर, दोनों का, इसको भी लिख लेते हैं, दोनों का एक साथ देख लेंगे कहां पर है।
चलो दूसरा अल्फा सेल के बाद दूसरा है बीटा सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। दूसरा सेल बता दो क्या है, बीटा सेल है। ये कितना होता है, ये होगा आपका 15% के आसपास, ये होगा 25% के आसपास, और ये हो जाएगा आपका 60% के आसपास, ठीक है। और तीसरा सेल का नाम बता दो, तीसरा सेल का नाम पता है, अल्फा बीटा के बाद गामा सेल नहीं, तो डेल्टा सेल। तो डेल्टा सेल कितना है, डेल्टा सेल है 10%, इसको लिखा हूं डेल्टा सेल। डेल्टा सेल है 10% के आसपास, और जो एक बच गया चौथा है पीपी सेल। पीपी सेल, पीपी सेल है ये 5% के आसपास, 60 25 85 10 55 100 हो गया, ठीक है। चलो क्या है अल्फा सेल, अल्फा सेल का हार्मोन क्या है, ग्लूकागोन। इसका एक्शन कहाँ होगा, तो इसका एक्शन बस दो जगह, लीवर पर ज्यादा एक्शन होगा और एडिपोज टिश्यू पर। कहां पर, एडिपोज टिश्यू पर। अभी देखेंगे ये दोनों को हमको डिटेल में पढ़ना है, किसको, ग्लूकागोन को, और ये जो बनाएगा बीटा सेल जो ये कौन सा हार्मोन बनाता है, तो आप लोगों को पता होगा ये जो हार्मोन बनाता है वो है इंसुलिन, ठीक है। सबसे ज्यादा देखो ये बीटा सेल 60% है, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन। और इसका भी एक्शन कहाँ होगा, इसका भी एक्शन नहीं होगा लीवर, ठीक है, यही होगा एडिपोज टिश्यू, ये भी करेगा एडिपोज टिश्यू। और इसका मसल पे भी एक्शन हो जाएगा, मसल पर, मसल पर भी एक्शन होगा। डेल्टा सेल क्या है, डेल्टा सेल से एक हार्मोन बनता है, इसका नाम है सोमैटोस्टैटिन। अब बता दो यार, सोमैटोस्टैटिन, ये नाम कहीं और सुने हो क्या, सोमैटोस्टैटिन कहीं नाम और सुने हो क्या, सोमैटोस्टैटिन कहीं नाम सुने हो क्या, याद करो, पहला लेक्चर नहीं दूसरा लेक्चर, पहला ग्लैंड हाइपोथैलेमस उठाया था, वहां पर लिया था सोमैटोस्टैटिन। कहां से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से। क्या करता है वो जो है सोमैटोस्टैटिन, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कराता है पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन जो बनता है उसको इनहिबिट कराता है। लेकिन यहाँ पर डेल्टा सेल भी सोमैटोस्टैटिन बनाता है, और इसका एक्शन कहाँ होगा, इसका एक्शन होना है पैनक्रियाज पर, पैनक्रियाज पर, ठीक है। और कहाँ होगा, जीआईटी पर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। पीपी सेल के बारे में आते हैं, तो पीपी सेल क्या बनाता है, इसके नाम में है पैनक्रिएटिक, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड बनाता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है, और इसका एक्शन कहाँ है, तो पैनक्रियाज पर ही होगा। ये 4 तरीके के सेल और 4 तरीके के हार्मोन इसके हो गए, ठीक है। अब देखो इसमें से इंपॉर्टेंट और मेन जो है दो पढ़ना आपको, अल्फा सेल से ग्लूकागोन और बीटा सेल से इंसुलिन, ये आपके एनसीईआरटी में अच्छे से डिस्कस है, इसको हम लोगों को करना है, ठीक है। देखो ये दोनों काम करता है, देखो थोड़ा मैं हम लोग ओवरव्यू पहले बात कर लेते हैं, तब फिर डिटेल में बात करें। तो देखो पहला सेल अल्फा सेल में जो हार्मोन होता है ग्लूकागोन जो बनाता है, इसके बारे में सुनो कि ये क्या क्या करता है। तो ये पहली बात, ग्लूकागोन जो है ये है हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाने वाला हार्मोन है। और दूसरा इंसुलिन है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ब्लड में ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करने वाला हार्मोन है। सिर्फ ये अकेला हार्मोन है जो कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करता है, और सब लोग जितना भी और बहुत सारा मिलेगा ना, सब लोग ग्लूकोज बढ़ावे करेगा। ये इंसुलिन अकेला हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है। कैसे करता है, देखो ग्लूकागोन ये क्या करेगा बताएं, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। अब तुम ही बताओ, सोचो, सिंपल सा सोचो, ब्लड में ग्लूकोज कैसे बढ़ेगा। सेल सबको क्या बोलोगे, सब ग्लूकोज खा जाओ, अगर खा जाएगा तो ब्लड में कम हो जाएगा। तो सेल को बोलेंगे रुको, ब्लड में जो भी ग्लूकोज है उसको यूज नहीं करना है, तो सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज रुकवाएंगे, है ना, इनहिबिट द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। उससे क्या हो गया, सेल यूज नहीं करेगा तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा। उसके बाद दूसरा और कैसे बढ़ाओगे, तुम कर रहे हो क्या, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ देना, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, उससे भी ग्लूकोज बढ़ जाएगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहाँ होता है, लीवर में, इसीलिए तो लिखा है इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, लीवर है। लीवर में एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, ग्लूकोज जमा हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, इसीलिए ग्लूकागोन जाएगा, कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा, कहाँ जाएगा, एडिपोज टिश्यू पर जाएगा, और बोलेगा ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज बना दे। समझ में आया, तो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाए। और एक चीज सोचो, क्या ग्लूकोनियोजेनेसिस करा देना, क्या करा देना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए सोर्स से ग्लूकोज बना देना, तो भी ग्लूकोज बढ़ जाए। समझ में आया, ग्लूकागोन खत्म हो गया। क्या बोले, ये क्या करेगा, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, तो ग्लूकोज को बढ़ाएगा। ग्लूकोज को कैसे बढ़ाएगा, तो सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन इनहिबिट करेगा, सेल को बोलेगा यूज मत करो ग्लूकोज। दूसरा बात, ग्लूकोनियोजेनेसिस करा देगा, नए सोर्स से ग्लूकोज बना देगा, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ देगा, तो हो जाएगा। समझ में आया, तो ये सब कहाँ होगा, ये सब होगा लीवर और एडिपोज टिश्यू।
चलो ठीक है, इसका उल्टा इंसुलिन आता है, ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन किसको, ग्लूकोज को ब्लड में कम करेगा। कैसे कम करेगा, ब्लड में बहुत ज्यादा जब ग्लूकोज हो जाएगा तो इंसुलिन रिलीज होगा। कहां से रिलीज होगा, बीटा सेल पेनक्रियास से रिलीज होगा। इसका एक्शन कहां होगा, लीवर में। बोलेगा जितने ब्लड में ग्लूकोज है ना सबको निकाल के लीवर में जाओ, जमा करो और क्या करो, ग्लाइकोजेनेसिस कर दो, ग्लाइकोजन बना दो, ग्लूकोज ले जाओ लीवर में जाके जमा कर दो, ग्लाइकोजन बना दो। ठीक है, तो वो जमा कर देगा कहां पे, लीवर में जाके जमा कर देगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में, या एडिपोज टिश्यू में, ठीक है, या मसल में। ये सब काम करेगा, समझ में आया। तीसरा सोमेटोस्टैटिन है। सोमेटोस्टैटिन क्या करता है, इन दोनों के एक्शन को रोक देता है, ठीक है, कम करता है। जब ये दोनों ज्यादा काम करने लगता है, ये दोनों सोमेटोस्टैटिन किसको, अल्फा सेल और बीटा सेल दोनों के एक्शन को लिमिट करता है, रोकता है। वहां भी आपको सोमेटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन को रोकता था ना रिलीज होने से, इसका भी काम है दोनों को रोकने का काम। ठीक है, तो यही हुआ, पैनक्रियास से जब ज्यादा ओवर एक्टिव ये दोनों होने लगेगा, या जीआईटी से, तो इसको रोक देगा। ठीक है, और पीपी सेल तो पैनक्रियास पर एक्शन होगा, ये सब तो जानना नहीं है। एनसीईआरटी में बस दो बात की हम लोग, अल्फा सेल और बीटा सेल। तो ग्लूकागोन, इंसुलिन, तो हम लोग पहले ग्लूकागोन पर लेते हैं। ग्लूकागोन आप पढ़ नहीं है, जल्दी से हमको बता दीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हम लोग ये ग्लूकागोन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे इंसुलिन। ये ग्लूकागोन फिर इंसुलिन। तो चलो ग्लूकागोन के बारे में आते हैं। पहला हार्मोन है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या बोला, ग्लूकागोन के बारे में, कैसा हार्मोन है, हाइपरग्लाइसेमिक। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। तो ये कैसे कैसे क्या करेगा, तो स्टिमुलेट, ये क्या क्या कराएगा, स्टिमुलेट क्या कराएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। ठीक है, और क्या कराएगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा ग्लूकोज में, और करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए सोर्स से बना देगा। ठीक है, और ये दोनों प्रोसेस होगा कहां, लीवर में होगा। समझ में आया। और क्या करेगा, सेल को रिड्यूस सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। बस इतने सा तो बात है, समझ में आया। इसीलिए क्या हो गया, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हम लोग दूसरा हार्मोन पढ़ेंगे, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंसुलिन, क्या देखते हैं, इंसुलिन। तो चलो देखो, इंसुलिन क्या है बता दिया, क्या है, ओनली हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। ठीक है, जो कि कम करेगा, हाइपो मतलब कम करेगा, ग्लूकोज को कम करेगा। चलो एक्शन, इसका एक्शन क्या है, देखो ग्लूकागोन जो कर रहा था उसका ठीक उल्टा। वो क्या कर रहा था, वो सेल को कह रहा था कि तुम यूज मत करो ग्लूकोज, ये बोलेगा ज्यादा यूज करो, सेल को बोलेगा फटाफट यूज कर लो। ठीक है, और क्या करेगा, वो क्या करता था, वो करता था ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ता था। ये क्या करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस करेगा। क्या करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन बना देगा। कहाँ पर, टारगेट ऑर्गन में, लीवर में, मसल में, या तो एडिपोज टिश्यू में। क्या बोलेगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना दो, तो ब्लड से निकल जाएगा ग्लूकोज, ग्लाइकोजन बन के जाके जमा हो जाएगा लीवर में या मसल में या तो एडिपोज टिश्यू में। और तीसरा क्या कर सकता है, एक तो आपने कर दिया सेल को ज्यादा यूज करा दिया। ठीक है, दूसरा आपने क्या कराया, सेल को ज्यादा यूज कराया, और दूसरा क्या कराया, दूसरा जो है ब्लड से ग्लूकोज लेकर के टिश्यू टारगेट ऑर्गन में जाके जमा करा दिया, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन बना दिया। और कम करने का कोई रीजन, ठीक है, कुछ है, यस यस, ये तो लिखा, ठीक है। इनहैंसिंग सेलुलर, इनहैंसिंग, अब देखो बढ़ा रहा है, इनहैंसिंग सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। समझ में आया। यहाँ तो लिखा है लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इनहैंसिंग सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, यूटिलाइजेशन और अपटेक को बढ़ा देगा, तो ज्यादा यूज हो जाएगा तो कम हो जाएगा ब्लड में। आगे रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज को भेज देगा, मूव करा देगा, कहां से, फ्रॉम ब्लड से निकाल के कहां भेज देगा, हिपेटोसाइट यानी लीवर में भेज देगा, लीवर सेल में, और कहां, एडिपोसाइट यानी कि एडिपोज टिश्यू में भेज देगा, तो वहां चला गया, ब्लड से कम हो गया। आगे
स्टिमुलेट्स और क्या कराएगा, ग्लाइकोजेनेसिस। देख लो ग्लाइकोजन बनवा देगा ये, ठीक है। इसमें टारगेट सेल में, टारगेट सेल क्या था बताओ, इंसुलिन ये सब का टारगेट ऑर्गन क्या था, काम करता था लीवर में, कहां पर, एडिपोज टिश्यू में, तो वो सब ये करा देगा आगे। तो अब बता दो कि ग्लूकोज होम्योस्टैसिस मतलब ग्लूकोज कम ज्यादा और उसको मेंटेन करके कौन रखेगा, तो दो हार्मोन है, इंसुलिन कम करने वाला हाइपोग्लाइसेमिक और ग्लूकागोन बढ़ाने वाला हाइपरग्लाइसेमिक, ठीक है। ग्लूकागोन हाइपरग्लाइसेमिक, इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक, तो ये दोनों बैलेंस करेगा। जैसे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में आओ, कैल्शियम को कौन मेंटेन करके रखता था, कैल्शियम होम्योस्टैसिस में आ जाओ, तो वहां पर क्या, तो एक बढ़ाने वाला था कौन, पाराथॉर्मोन बढ़ाता था कैल्शियम लेवल को, टीसीटी घटाता था, इसीलिए बोलते थे कैल्शियम होम्योस्टैसिस में पाराथॉर्मोन और थायरोकैल्शिटोनिन मेंटेन। उसी तरह ग्लूकोज होम्योस्टैसिस में ग्लूकागोन बढ़ाएगा और इंसुलिन घटाएगा, तो इसी तरह ये दोनों बैलेंस करेगा। इसीलिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हम लोगों ने, ग्लूकोज होम्योस्टैसिस, ठीक है। ये जो करता है दो हार्मोन से, कौन कौन सा हार्मोन मिलके बता, एक हो गया इंसुलिन और दूसरा हो गया ग्लूकागोन, ये दोनों जो है किसमें आएगा, इसके होम्योस्टैसिस में आ जाएगा। समझ में आया, इतना पढ़ लिए, अब इतना पढ़ लिए, अब एक डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो एक बहुत कॉमन जो है, बहुत हर घर के, अच्छा एक चीज ये छूट गया, सोमैटोस्टैटिन, इसके बारे में देखो, ये बोला था ना कि ये दोनों के फंक्शन को रोक देता है, दोनों को एक्शन को कम कर देता है, क्या लगा, इनहिबिट्स रोक देता है, सेक्रेशन ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, दोनों के सेक्रेशन को रोक देता है। और देखो इसका एक्शन लिखा था, इसका एक्शन क्या लिखा था, इसका लिखा था पैनक्रियास पर भी एक्शन है और जीआईटी पर भी एक्शन है। तो जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सारा का मोटिलिटी बोला, मूवमेंट रोक देगा, सब मोटिलिटी रोक देगा, ठीक है, मोटिलिटी रोक देगा, सेक्रेशन रोक देगा, ये लिखा है। डिक्रीज, यहाँ लिखा है डिक्रीज सेक्रेशन, मोटिलिटी, एब्जॉर्प्शन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। समझ में आया, खैर ये बात एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी इतना सा बता दें। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, अब हम लोग पढ़ लेने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या बोलो, हम लोग पढ़ने वाले हैं एक डिसऑर्डर, और वो डिसऑर्डर का नाम होने वाला है, बहुत कॉमन बोलो, डायबिटीज जिसको बोलते हो, पूरा नाम उसका डायबिटीज मेलाइटस। एक और डायबिटीज पढ़ चुके हो, याद है कि नहीं, डायबिटीज इंसिपिडस, बता दो तो वो डायबिटीज इंसिपिडस किस वजह से होता है, बताओ। ओवर सेक्रेशन ज्यादा बनने से होता था कि कम बनने से होता था, ओवर सेक्रेशन की अंडर सेक्रेशन, हाइपो सेक्रेशन की हाइपर सेक्रेशन, बताओ जल्दी। याद है एडीएच पढ़ा था, पिट्यूटरी में पढ़ा था एडीएच, और एडीएच क्या करता था, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कराता था, है ना। और ये जब वाटर मिनरल्स हो जाता था तो डायूरेसिस को रोकता था एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और वही जब कम हो जाता था तो यूरिन में ज्यादा वाटर निकलने लगता था, तो उसको बोलते थे डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। लेकिन अब पढ़ने वाले हैं डायबिटीज मेलाइटस, अब पढ़ने वाले हैं डायबिटीज मेलाइटस। सबसे पहले होता किस वजह से है, ड्यू टू डेफिशिएंसी और हाइपोसेक्रेशन ऑफ इंसुलिन। देखो इंसुलिन कम हो जाए या इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाए, हाइपोसेक्रेशन हो जाए, तो उस वजह से क्या हो जाता है, इंसुलिन कम हो गया। इंसुलिन का क्या काम था बताओ तो, इंसुलिन का काम था ब्लड में ग्लूकोज को कम करके रखना। अब इंसुलिन खुद कम हो गया, इंसुलिन जब खुद कम हो गया तो क्या हो जाएगा, तो ये किसका डिफेक्ट हुआ था, बीटा सेल का, बीटा सेल बनाता था इंसुलिन, है ना। तो तब क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा प्रोलॉन्ग्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज लेवल इसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, देख सकते हैं ना, ज्यादा ब्लड में ग्लूकोज हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया। और जब ज्यादा समय तक के लिए प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डीएम से रही, ठीक है, डीएम यानी कि डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। अब जब डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा जिस इंडिविजुअल में, उसमें तो उसका क्या क्या सोचो, क्या क्या होगा उसमें, सुनना ध्यान से, तुम खाली दिमाग लगा के अपने से बता सकते हो उसको क्या क्या होगा। डायबिटीज मेलाइटस जिसको हुआ है तो उसका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा,
सोचो दिक्कत क्या है, उसके ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज है ना, ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज क्यों, क्योंकि इंसुलिन नहीं है, तो वो इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज को निकाल के जमा नहीं कर रहा है लीवर में, ठीक है, कहीं मसल में नहीं भेज रहा है, कहीं एडिपोज टिश्यू में नहीं हो रहा है, तो ब्लड में ज़्यादा है। ब्लड में जो चीज़ ज़्यादा रहता है उसको तो किडनी फिल्टर कर लेता है, किडनी फिल्टर करके यूरिन में निकाल देता है, जानते हो कि नहीं जानते हो? यस। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें पहला चीज जो होगा, पहला होगा ग्लाइकोसूरिया। क्या होगा? ग्लाइकोसूरिया। इसका मतलब क्या होगा? सूर्या से बना, सूर्या यूरिया से, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, उसके यूरिन में निकलेगा ग्लूकोज, तो क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, उसके यूरिन में ग्लूकोज चला जाएगा। और सुनो ध्यान से, जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज रहता है तो हमारे बॉडी में एक हार्मफुल सब्सटेंस बनता है, कीटोन बॉडी। क्या बनता है? तो यहां पर लिखेंगे कीटोन बॉडी फॉर्मेशन, कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये भी यूरिन से निकलेगा कीटोन बॉडी, तो उसको बोलेंगे कीटोनूरिया। क्या बोलेंगे? कीटोनूरिया, कीटोन्यूरिया। तो क्या हुआ? ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया हुआ। समझ में आ रहा है? अब सुनना ध्यान से, क्या लिखें यहां पर? लिखें ठीक, इस कैरेक्टरिस्टिक को, चलो यहां कुछ पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। और सोचो कि क्या हुआ। सोचो उसके ब्लड में क्या है? ग्लूकोज ज्यादा है। अब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है तो क्या हो गया? अब यूरिन में ग्लूकोज निकल रहा है। ग्लूकोज क्या हुआ? ये तो सॉल्यूट हुआ, इलेक्ट्रोलाइट जैसा कुछ हुआ। अब यूरिन में जा रहा है, यूरिन में जाएगा ग्लूकोज, तो क्या उसका कंसंट्रेशन बढ़ा लेगा। जानते हो ना, सॉल्यूट जहां जाता है तो उसके पीछे सॉल्वेंट भी चला जाता है। तो अब यूरिन में क्या होगा? वाटर भी चला जाएगा, तो वाटर भी ज्यादा लॉस हो जाएगा बॉडी से। होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? यूरिन में अब वाटर ज्यादा लॉस होने लगा, इसको मतलब बार बार उसको यूरिन जाना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? बार बार यूरिन जाना। समझ में आया? कैसे बोले? कैसे समझ में आया? ग्लूकोज में, सॉरी यूरिन में ज्यादा ग्लूकोज हुआ तो क्या हुआ? ग्लूकोज का ऑस्मोटिक इफेक्ट बोलते हैं कि सॉल्यूट गया तो उसके पीछे वाटर को भी खींचेगा, वाटर को खींचेगा तब यूरिन में ज्यादा वाटर जाएगा, तो उसको बार बार उसको टॉयलेट आएगा, तो उसको बोलेंगे पॉलीयूरिया। क्या बोलेंगे? पॉलीयूरिया, है ना, बार बार उसको टॉयलेट जाना पड़ेगा। और जब बहुत सारा टॉयलेट में वाटर निकलेगा यूरिन के थ्रू, तो उसको बहुत प्यास भी लगेगा बार बार, तो बार बार प्यास लगेगा तो क्या बोलेंगे? पॉलीडिप्सिया। क्या बोलेंगे? पॉलीडिप्सिया। समझ में आया? ये सब चीज होगा। समझ में आ गया? तो दो, ये देखो, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया कहाँ होता था? डायबिटीज इंसिपिडस में भी होता था, ठीक है, लेकिन वहां यूरिन में ग्लूकोज नहीं निकलता था, यूरिन में कीटोन बॉडी नहीं बनता था, कीटोनूरिया ग्लाइकोसूरिया नहीं होता था। इसीलिए डायबिटीज मेलाइटस में इंपॉर्टेंट चीज है क्या? ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज निकलना यूरिन में, और कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन, ठीक है, या कीटोनूरिया। समझ में आया? ट्रीटमेंट क्या करोगे इसका? इंसुलिन का कमी हो गया तो इसका ट्रीटमेंट दे दो, इसको दे दो इंसुलिन थेरेपी। क्या? इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं ना। इंडिया को बोला जाता है कैपिटल ऑफ डायबिटीज। इंडिया में बहुत सारा केस है, ठीक है, डायबिटीज का कैपिटल ऑफ डायबिटीज बोला जाता है इंडिया को। तो इंडिया में लगभग इधर 2-4 घर जब भी देखेंगे तो आपको पेशेंट मिल ही जाता है इसका। इंसुलिन का इंजेक्शन वो लेते रहते हैं ना। समझ में आया? तो ये भी हो गया आपका पूरा पैनक्रियास कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा ग्लैंड उठाएंगे, हम लोग टेस्टिस और ओवरी कर लेंगे।